तो जय हिंद दोस्तों, शुरू करते हैं अपना सेशन। और आज जो हम एक नया सिलेबस शुरू कर रहे हैं, साइंस, एक साइंस का पर्सन चलेगा। जिस तरीके से हम लोगों ने एक सीरीज शुरू किया है यूट्यूब पर, ज्योग्राफी शुरू किया है, उस तरीके से एक और पर्सन लेकर चला जाएगा, मतलब सेक्शन लेकर चला जाएगा, वो है आपका साइंस। और ये जो साइंस हम शुरू कर रहे हैं, आप ये पूछ सकते हैं कि किस बुक से हम साइंस पढ़ाएंगे। तो ये एक बुक है, आप देख रहे हैं, एनसीईआरटी का बुक है और क्लास 9th का बुक है। जो विज्ञान है क्लास 9th का बुक है। इसी को हम लोग एक सीरीज के रूप में पढ़ेंगे एनसीईआरटी को, और चैप्टर बाय चैप्टर विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके बाद आज जो हम शुरू करने वाले हैं, इसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है और बायोलॉजी भी है। इसमें जो हम आज शुरू करने वाले हैं जो सब्जेक्ट, वो है आपका बायोलॉजी। और बायोलॉजी के इसमें जो पहला चैप्टर है, बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है, उसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई। तो इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। देखिए, इसका हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, इसका हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। तो मैं इस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा, इस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा, टू द पॉइंट पढ़ाऊंगा। जो चीज दिया है वही चीज पढ़ाऊंगा। साथ ही जहां मुझे लगे कि नहीं यार इसको एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है, तो उसको एक्सप्लेन भी हम करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें जो चैप्टर दिया है, चैप्टर नंबर 5, देखिए यहाँ पर दिया है जीवन का मौलिक इकाई। चैप्टर नंबर 5 में जीवन का मौलिक इकाई दिया हुआ है, और यही चैप्टर आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। जीवन का मौलिक इकाई अर्थात द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसको हम लोग आज शुरू करेंगे। तो चलिए एक एक लाइन को पढ़ेंगे और एक एक लाइन को हम क्या करेंगे, विस्तृत अध्ययन भी करेंगे। तो सबसे पहले जो है, ये जीवन की मौलिक इकाई क्या है। जैसे हम लोग जानते हैं कि एक रूम है, मान लीजिए एक रूम है, क्या है, रूम है। जैसे कि आपके घर में भी रूम होगा, अलग अलग रूम होगा, एक रूम, 2 रूम, 3 रूम, उसके ऊपर भी रूम होगा, उसके ऊपर भी रूम होगा। यानी ये रूम बना हुआ है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, दीवार से मिलकर बना हुआ है रूम। लेकिन पूछेगा कि इसका जो यूनिट है, यूनिट, वो यूनिट क्या है। तो हम लोग बोल देंगे कि सर इसका जो यूनिट है वो ईंट है। क्या है, ईंट है। अब हजारों लाखों ईंट मिलकर क्या बनाएंगे, आपको एक रूम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, रूम बनाएंगे। उसी तरीके से जीवन का जो मौलिक इकाई है, फंडामेंटल यूनिट है, वो आपका सेल है। क्या है, सेल। क्या है आपका, सेल है। सेल मतलब होता है कोशिका। क्या होगा, कोशिका, सेल। यहां पर हम लिखते हैं जीवन का जो मौलिक इकाई है वो आपका क्या है, कोशिका है। कोशिका अर्थात सेल। थोड़ा सा जानेंगे कोशिका के बारे में, सेल के बारे में, क्योंकि यह जीवन का मौलिक इकाई है। पूरा मेरा जो बॉडी बना हुआ है, मेरा शरीर बना हुआ है, वो कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, हर सजीव की जो कोशिकाएं हैं वो भिन्न भिन्न होती है। यानी कि पृथ्वी पर अलग अलग जीव हैं, अलग अलग सजीव हैं। तो हर जीव और सजीव का जो बॉडी निर्मित हुआ है वो अलग अलग सेल से निर्मित हुआ है, वो अलग अलग सेल से निर्मित हुआ है। तो सेल के बारे में हम लोग सबसे पहले हम लोग जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो पहला यह टॉपिक निकल कर ये आएगा कि कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं। तो जीवन की मूलभूत इकाई, मूलभूत इकाई क्या कहते हैं हम, जीवन का मूलभूत इकाई, यानी एक यूनिट है ये। उसी तरीके से जो कोशिका है, कोशिका को ही बोलते हैं कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई। शरीर का कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई, शरीर का कार्यात्मक या रचनात्मक इकाई कहते हैं। ये दो
एक परिभाषा है जो अक्सर एग्जाम में दे देता है और पूछता है कि सेल के बारे में असत्य कथन को चयन करें। अभी हम लोग जानेंगे कोशिका के बारे में। कोशिका का खोज किसने किया, कोशिका का नामकरण किसने किया, मृत कोशिका का खोज किसने किया, जीवित कोशिका का खोज किसने किया, कब किया, हर एक चीज के बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। कोशिका, सबसे पहले ये जानेंगे कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। कोशिका का जो अध्ययन है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ सेल, यहां पर लिख देते हैं, स्टडी ऑफ सेल। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं कि कोशिका को सबसे पहले किसने खोजा था, कोशिका का नामकरण किसने किया था। अब चलेंगे हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। तो चलिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग बढ़ते हैं। ये एक छोटी सी सामान्य जानकारी थी जो आपको जानना बहुत जरूरी था। चलिए यहां पर जो पहला लाइन दिया हुआ है, यहां पर देखिए पहला लाइन दिया हुआ है कि कॉर्क की पतली कॉर्क के अवलोकन पर रॉबर्ट हुक ने पाया कि इसमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसा प्रतीत होती है। अर्थात सबसे पहले जो कोशिका का खोज है, मतलब कोशिका को जिसने पहले देखा, उसका क्या नाम है? रॉबर्ट हुक। क्या नाम है? रॉबर्ट हुक। यहां पर लिखते हैं रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, इन्होंने 1665 में इन्होंने कर्क का बोलिएगा सर, कर्क क्या होता है? तो वृक्ष का छाल होता है, वृक्ष का छाल। कर्क जो है किससे प्राप्त होता है? तो वृक्ष के छाल से, वृक्ष के छाल से कर्क प्राप्त होता है। जब इन्होंने कर्क को लिया और इन्होंने पूरे उसको पतला कर दिया, इतना पतला कर दिया, इतना पतला कर दिया कि कर्क इस पार से उस पार दिखने लगा, मतलब पुतला, मतलब कहा जाता है कि जाली के टाइप कर दिया, जाली के टाइप कर दिया। उसके बाद उसने एक माइक्रोस्कोप से देखा। अब बोलिएगा वो माइक्रोस्कोप कहां से आया? तो बाबू रॉबर्ट हुक ने स्वयं निर्मित लिख देते हैं, स्वयं निर्मित सूक्ष्मदर्शी, मतलब इन्होंने अपना सूक्ष्मदर्शी स्वयं बनाया था और उससे इन्होंने कर्क सेल में छोटा छोटा मधुमक्खी के छत्ते जैसे एक कमरा देखा और उन्होंने उस कमरा को क्या नाम दिया? एक कमरा देखा। कहां देखा? तो मधुमक्खी के छत्ते जैसा, मधुमक्खी के छत्ते जैसा एक कमरा उन्होंने देखा, छोटा छोटा, जैसे कि छोटा छोटा कमरा देखा इन्होंने मधुमक्खी के छत्ते जैसा, ऐसे। और इसको इन्होंने नाम दिया क्या? सेल। क्या नाम दिया? सेल। इन्होंने इसको नाम दिया कोशिका, लेकिन यह कोशिका मृत थी। कैसी कोशिका थी? मृत, यानी कि डेड सेल। ये एक मृत कोशिका थी, मृत कोशिका थी। यह कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका थी। यह जीवित कोशिका नहीं थी, यह एक मृत कोशिका थी। अब देखिए सेल, अब बोलिएगा जो सेल है यह किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन। और सेल को लैटिन में जो इसका अर्थ होता है, अर्थ क्या होता है? छोटा कमरा। क्या होता है? छोटा कमरा। तो इन्होंने जब कॉर्क में देखा तो छोटे छोटे कमरे जैसा दिखाई दे, इसीलिए इन्होंने उसको क्या कर दिया? नाम सेल कर दिया। क्या नाम रख दिया? सेल नाम रख दिया। और यह कैसा था? मृत कोशिका था। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। जो एनसीईआरटी में दिया है हमने आपको वही बताया। पहला, कोशिका
के बारे में सबसे पहले जो अवधारणा पेश किया वो रॉबर्ट हुक ने पेश किया। कब पेश किया? तो 1665 में पेश किया। इन्होंने कोशिका को सबसे पहले खोजा तो किसमें खोजा? कॉर्क सेल में खोजा। किसमें खोजा? कॉर्क सेल में, मतलब कर्क में खोजा। और कर्क किससे प्राप्त होता है? तो वृक्ष के छाल से प्राप्त होता है। इन्होंने एक सूक्ष्मदर्शी लिया, जो कि सूक्ष्मदर्शी स्वयं निर्मित किए थे, ठीक है ना, स्वयं निर्मित किए थे। जब इन्होंने इस सूक्ष्मदर्शी से देखा तो मधुमक्खी के छत्ते जैसा छोटा छोटा कमरा दिखाई दिया। इन्होंने इसको क्या नाम दिया? सेल। क्या नाम दिया? सेल। लेकिन ये सेल कैसा था? तो मृत था। कैसा था? मृत था। और सेल जो है एक लैटिन भाषा का शब्द है, और लैटिन में सेल को क्या कहा जाता है? छोटा कमरा। क्या कहा जाता है? छोटा कमरा। आगे चलते हैं, लेकिन कुछ जानना जरूरी है। क्या जानना जरूरी है? कि जो स्वयं निर्मित सूक्ष्मदर्शी है, इससे पहले 16वीं सदी के अंत में, ध्यान समझिएगा, 16वीं सदी के अंत में, अर्थात यहां पे नोट में लिख देते हैं, अर्थात 16वीं सदी के अंत में लगभग 1590 और 95 के आसपास सूक्ष्मदर्शी का खोज हो चुका था। सूक्ष्मदर्शी का खोज हो चुका था। जेड जेनसेन और एच जेनसेन, जेड जेनसेन और एच जेनसेन ने किया था। जेड जेनसेन और एच जेनसेन ने किया था। कब? तो 16वीं सदी के अंत में 1590 और 1595 के आसपास इन्होंने कर दिया था। इन्होंने एक अवधारणा दे दिया था कि सूक्ष्मदर्शी से हम किसी ऐसे वस्तु को देख सकते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। यही अवधारणा किसको प्रेरित किया था? रॉबर्ट हुक को। यही अवधारणा रॉबर्ट हुक को प्रेरित किया था, जो स्वयं निर्मित किया क्या? एक सूक्ष्मदर्शी, और उससे किसको खोजा? तो कर्क में एक सेल खोजा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे थोड़ा सा इस लाइन को हम पढ़ते हैं। देखिए यहां लिखा हुआ है कि 1665 में हुक ने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा तथा रॉबर्ट हुक ने प्रकोष्ठ कोशिका कहा। सेल कोशिका लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। जिसका अर्थ क्या होता है? छोटा कमरा। हमने आपको यहां तक मतलब अच्छे तरीके से हम आपको समझा दिए। अब थोड़ा सा आगे हम चलते हैं। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है। यहां पर एक चीज लिखा हुआ है, मतलब कोशिका से रिलेटेड अध्ययन, एक क्रम लिखा हुआ है यहाँ पे पोस्ट में। कोशिका से रिलेटेड एक अध्ययन मतलब एक क्रम लिखा हुआ है पोस्ट में। हम इसको एक बार थोड़ा सा नजर से देख लेते हैं और उसके बाद अच्छे तरीके से इसको भी क्या कर देते हैं? हम डिस्क्राइब कर देते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इसको मिटा देते हैं हम। तो ये तो हो गया रॉबर्ट हुक। देखिए इसके बाद 2 नंबर पर आते हैं हम। ये मृत कोशिका था, अब जीवित कोशिका का खोज हुआ, जिसका नाम एक व्यक्ति थे लीवेनहॉक ने 1674, कितना? 1674 में, देखिए समझिए थोड़ा सा अंतर दिख रहा है, 1665 और 1674। 1674 में लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका खोजा। जीवित कोशिका का खोज किया। लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका का खोज किया। चलिए आगे थोड़ा सा चलते हैं। फिर ये जीवित कोशिका को पता है कहां से? जो तालाब है, तालाब मतलब पोखला, मतलब पोखर टाइप का होता है तालाब, उसमें इन्होंने सूक्ष्मदर्शी बैक्टीरिया को देखा। और तालाब में इन्होंने, तालाब का जो जल होता है उससे इन्होंने जीवित कोशिका का खोज किया। जीवित कोशिका का खोज किया था, जो कि एक कोशिकीय जीव था। क्या था? एक कोशिकीय जीव था। थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ेंगे। 1831 उसमें दिया हुआ है रॉबर्ट ब्राउन। क्या दिया हुआ है? रॉबर्ट ब्राउन दिया हुआ है, और ये 1831 की बात करता है। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया कि केंद्रक का खोज किया। किसका खोज किया? केंद्रक। यानी कि मान लीजिए सेल है, सेल के अंदर क्या रहता है? केंद्रक रहता है, सेंटर रहता है।
जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। तो इन्होंने केंद्रक का खोज किया। कब? तो 1831 में। देखिए हम ये जो पढ़ा रहे हैं किस बेस से पढ़ा रहे हैं? NCERT क्लास 9th का है, क्लास 9th। NCERT क्लास 9th का है और ये हम NCERT क्लास 9th का जो चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 5, क्योंकि चैप्टर नंबर 5 से ही शुरू होता है क्या? बायोलॉजी, और उसका पहला चैप्टर है जीवन की मौलिक इकाई। चलिए आगे आते हैं। तो केंद्रक 1831 में। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 1831 के जस्ट बाद दो व्यक्ति हैं जिन्होंने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया, पेश किया। उनका नाम है स्लाइडेन एंड स्वान। स्लाइडेन एंड स्वान, स्लाइडेन एंड स्वान, ये दो व्यक्ति थे। इन्होंने 1838 और 1839 में कोशिका सिद्धांत पेश किया। क्या पेश किया? कोशिका सिद्धांत पेश किया, यानी कि सेल थ्योरी इन लोगों ने दिया। स्लाइडेन एंड स्वान ने सेल थ्योरी इन्होंने दे दिया। सेल थ्योरी में इन्होंने बताया कि कोशिका जितने भी हमारा जो शरीर बना है वो कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। इन्होंने बताया हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। इन लोगों ने बताया। इन लोगों ने यह भी बताया कि जो केंद्रक है वो मुख्य अंग है, कोशिका का एक मुख्य अंग है। इन लोगों ने बताया, लेकिन इन लोगों ने एक चीज बताने में मिस्टेक कर दिया। इनका जो सेल थ्योरी है एक जगह फेल हो गया। क्या? तो ध्यान समझिएगा, फिर वहां हो गया कि यह सेल थ्योरी ये बताने में असफल हो गया जब इन लोगों से पूछा गया कि आप भाई साहब ये बताइए लोग स्लाइडेन एंड स्वान से कि आप लोग बोल रहे हैं कि पूरे बॉडी का निर्माण कोशिकाओं से होता है, तो आप बताइए जो कोशिकाओं से निर्माण होता है, जो सेल बनता है, वो कैसे बनता है? इन लोगों ने नहीं बताया, पतली गली पकड़ लिया। तब एक व्यक्ति आए थे जिनका नाम है 1855 में रूडोल्फ विर्चो। 1855 में एक व्यक्ति हैं रूडोल्फ विर्चो। रूडोल्फ विर्चाउ भी होता है, उसका नाम है रूडोल्फ विर्चाउ, जो कि 1855 में अपना सिद्धांत पेश किया। इसको क्या किया? पुनः संशोधित किया। क्या किया? संशोधित। इस सिद्धांत को संशोधित किए। रूडोल्फ विर्चो ने 1855 यह बताया कि जितने भी नवनिर्मित कोशिकाएं हैं वह पूर्व स्थित कोशिकाओं से ही बनते हैं। यानी जो पुराने कोशिकाएं हैं उसमें जब सेल डिवीजन होता है, जब विभाजन होता है, तो पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से ही नए कोशिकाओं का क्या होता है? निर्माण होता है। ये किसने बताया? किसने बताया? रूडोल्फ विर्चो ने बताया। यहां तक कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। एक और एनसीईआरटी में सबसे लास्ट में एक टॉपिक दिया है 6 नंबर, देख लीजिएगा। वहां पर दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्या दिया हुआ है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज वहां पर दिया हुआ है। कब हुआ है? तो वहां दिया है आपका 1940। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज 1940 में हुआ है। लेकिन जब आप उसको गूगल पे सर्च करिएगा तो वो दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज 1931 में हुआ था। अब बोलिएगा सर एनसीईआरटी में ऐसा क्यों दिया हुआ है? तो ध्यान समझिएगा, 1931 में नॉल एवं रस का, ध्यान समझिएगा, हम यहां पे लिखते हैं 1931 में नॉल एवं रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज कर दिया, लेकिन वो उतना विकसित नहीं था। फिर इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में
1938 में संशोधित किया गया। 1938 में इसको क्या कर दिया गया, संशोधित कर दिया गया। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है पूर्ण रूप से विकसित कब हुआ, 1940 में। इसीलिए एनसीईआरटी जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज कब लेता है, 1940 लेता है। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा एनसीईआरटी का डाटा, क्योंकि एग्जाम में आपको यही पूछेगा, एनसीईआरटी का डाटा ही पूछेगा। तो चलिए आगे देखते हैं एनसीईआरटी में आगे क्या दिया हुआ है। तो हम लोगों ने ये देखिए पढ़ लिया, रॉबर्ट हुक 1665 पढ़ा हमने। उसके बाद लीवेनक 1674 पढ़ा हमने। तालाब वाला जल, तालाब के जल में हम आपको बताए भी थे इस टॉपिक। रॉबर्ट ब्राउन 1831, रॉबर्ट ब्राउन 1831 केंद्रक। आगे आइए, फिर स्लाइडेन एंड स्वान 1838 और 1839 दिया हुआ है। फिर बिरचाउ 1855 दिया हुआ है। फिर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी 1940 दिया हुआ है। तो टोटल एनसीईआरटी का डाटा आपको पढ़ाया जा रहा है। चलिए अब आगे चलते हैं। एक टॉपिक उसमें और दिया हुआ है जो कि जानना बहुत जरूरी है, और वो टॉपिक क्या है, वो आपको दिया हुआ है एक टॉपिक जो कि आपको लुसेंट में नहीं है, लेकिन यहां दिया हुआ बहुत अच्छे से। 1839 और 1835 ये दो डाटा को हमको समझना पड़ेगा। हम इसको मिटा रहे हैं, आपको लिखना होगा तो वीडियो को पोस्ट करके लिख सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा मिटा दें। अब थोड़ा सा कुछ डाटा जानते हैं 1835 और 1839। देखिए 1835 में क्या हुआ था। 1835 में जीव द्रव्य का खोज हुआ, जीव द्रव्य का खोज हुआ। लेकिन 1835 में जो जीव द्रव्य का खोज हुआ वो किसने किया था, उसका नाम था डुजार्डिन। डुजार्डिन था जो जीव द्रव्य का खोज किया। लेकिन जीव द्रव्य का इसने नामकरण नहीं किया। जीव द्रव्य का नामकरण हुआ 1839 में, और जीव द्रव्य का नामकरण जिस व्यक्ति ने किया उसका नाम है पुरकिंजे। उसका क्या नाम है, पुरकिंजे, जो कि 1839 में जीव द्रव्य का नामकरण किया, ना कि ये खोज किया था। जीव द्रव्य का खोज किसने किया था, 1835 में डुजार्डिन ने किया था, जो कि आपको लुसेंट का डाटा ये नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं एनसीईआरटी को लेकर। चलिए देखिए अगला जो टॉपिक दिया हुआ है एनसीईआरटी में सेल से संबंधित ही है। जैसे कि सूक्ष्मदर्शी, मतलब हमने आपको यह बताया कि सूक्ष्मदर्शी का खोज कब हुआ। तो सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी 16वीं सदी के अंत में, 16वीं सदी के अंत में खोजा गया, अर्थात 1590 और 1595 के आसपास। तो जब इस सूक्ष्मदर्शी को खोजा गया, सूक्ष्मदर्शी, तो ये जो सूक्ष्मदर्शी है इसका आविष्कार किसने किया, उस व्यक्ति का नाम है जेड जेन्सेन और एच जेन्सेन। एच जेन्सेन कहीं कहीं आपको मिलेगा जेन्सेन बंधु। ये दो लोगों ने इसका मतलब डिस्कवर किया। इन दोनों व्यक्ति का चश्मा का दुकान था और उस लेंस से ही अपना क्या बना दिया था, सूक्ष्मदर्शी बना दिया था। फिर आगे चल के एक और सूक्ष्मदर्शी का खोज हुआ। उस सूक्ष्मदर्शी को कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप हिंदी में उसको कहते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का जो खोज है वो लीवेनहॉक ने किया। किसने किया, लीवेनहॉक ने किया। जब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का खोज लीवेनहॉक ने किया तो इनको पागल घोषित कर दिया गया था। पता है क्यों पागल घोषित कर दिया गया था? लीवेनहॉक ने कहा, इस सूक्ष्मदर्शी का जब निर्माण किया, इसमें डबल लेंस रहता है, तो इन्होंने कहा कि
ब्रह्मांड में और पृथ्वी और वैसे भी जीव हैं जिसको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन उसके लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का सहारा लेकर हम छोटे से छोटे जीवों को भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसको पागल घोषित कर दिया गया था। इसको बोला गया था कि आप यहां से चले जाओ वरना आप मारे जाओगे। इसके वजह से ल्यूवेनहॉक ने काफी समय तक अपने आप को क्या कर लिया था, एक रूम में बंद कर लिया था। लेकिन आगे चल जब अवधारणा विकसित हुई तब पता चला कि नहीं, जो ल्यूवेनहॉक बोल रहा था वो सही बोल रहा था। फिर समय बीता, आगे चल के खोज हुआ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। किसका? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हुआ। नॉल एवं रस्का ने किया था। नॉल एवं रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज किया। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब आया तो कोशिका के बारे में जानना और आसान हो गया। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, चाहे वस्तु कितना भी छोटा हो, उस चीज को, उस वस्तु के आकार का 10 गुना कर देता था, 10 गुना बड़ा कर देता था। और जब कोई भी चीज अपने वास्तविक आकार से 10 गुना जब बड़ा होगा तो स्पष्ट दिखाई देगा और स्पष्ट उसके बारे में हम अध्ययन कर सकेंगे। तो आधुनिक सेल का अध्ययन करने में जिस माइक्रोस्कोप का काफी योगदान रहा वो है आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर थोड़ा सा लेते हैं किसका सहारा, एनसीईआरटी का सहारा। हम आपसे बोले हैं एनसीईआरटी का एक शब्द क्लियर कर देंगे, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए देखिए, अब आगे इसमें कुछ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? यहां पर दिया हुआ है कि आवर्धक लेंस की खोज के बाद सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार संभव हो सका। यानी कि पहले आवर्धक लेंस खोजा गया था, उसके बाद ही सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हो सका। अब बोलेगा सर आवर्धक लेंस क्या है? तो जब हम पढ़ेंगे प्रकाश फिजिक्स में तो वहां आपको समझाएंगे कि आवर्धक लेंस क्या होता है। ठीक है ना? चलिए यहां फिर दिया हुआ है, यह पता चला कि मात्र कोशिका स्वयं ही एक संपूर्ण जीव है। कहा जाता है कि पूरे बॉडी ध्यान समझिएगा इस टॉपिक को, कह रहा है पूरे बॉडी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, लाखों करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। लेकिन यह भी सत्य है कि एक कोशिकीय जीव का मतलब क्या है कि उसका पूरा बॉडी ही एक कोशिका से बना हुआ है। यानी कि एक कोशिकीय जीव का अर्थ यह है उसका पूरे शरीर एक कोशिका से बना हो, एक कोशिका से बना हो, फिर भी वह वातावरण में स्वतंत्र रूप से जी सकता है, रह सकता है। एक कोशिकीय जीव में भी उतना पावर है। जैसे आपने बैक्टीरिया का नाम सुना होगा। बैक्टीरिया क्या है? एक कोशिकीय जीव है। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है। तो क्या बैक्टीरिया एक कोशिकीय जीव है तो क्या वो स्वतंत्र रूप से नहीं है? है। क्या अमीबा स्वतंत्र रूप से नहीं है? है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि एक स्वतंत्र जीवन जीने के लिए बहुकोशिकीय की संरचना होना जरूरी है। यानी एक कोशिकीय जीव भी पर्यावरण और अपने वातावरण में स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। यही यहां पर कहा है कि एकमात्र कोशिका मतलब एक कोशिका स्वयं ही एक संपूर्ण जीव है। स्वयं ही क्या है? संपूर्ण। जैसे यह एग्जाम्पल दिया हुआ है अमीबा। क्या दिया हुआ है? अमीबा। उसके बाद दिया हुआ है यहां पर पैरामीशियम दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ बैक्टीरिया। क्या दिया हुआ है? बैक्टीरिया। उसके बाद दिया हुआ यहां पर क्लेमाइडोमोनास। ये सब क्या है? एक कोशिकीय जीव है। क्या है? एक कोशिकीय जीव है।
हम आपको फिर बोल रहे हैं एक एनसीईआरटी है और एनसीईआरटी को बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़िएगा। एग्जाम में चाहते हैं कि साइंस का एक भी क्वेश्चन न छूटे तो ध्यान से समझिएगा। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है, बैक्टीरिया एक कोशिकीय जीव है, क्लेमाइडोमोनास एक कोशिकीय जीव है। एग्जाम में क्या करता है कि 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कौन इसमें से बहुकोशिकीय है, 3 को इसमें से रहेगा और एक दूसरा रहेगा, या ये भी पूछ देगा कौन इसमें से कोशिकीय नहीं है, कौन इसमें से बहुकोशिकीय नहीं है। अगर आपको पता है एग्जामिनर कैसे भी घुमाएगा, आप आंसर क्या कर सकते हैं, अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा और जी सर, अमीबा जो है ना, अमीबा कहा जाता है कि अमीबा अपने आकृति को पल पल बदलते रहता है, इसीलिए कहा जाता है अमीबा का जो आकार है वो अनिश्चित होता है। डायरेक्ट ऑप्शन दे देता है और पूछता है कि किसकी जो आकार है वो अनिश्चित होती है, तो अमीबा का जो आकार है वो अनिश्चित होता है। पैरामीशियम के बारे में क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा एक कोशिकीय जीव है जिसकी आकृति चप्पल के आकार के जैसा होता है। इसकी जो आकृति है ना कुछ इस तरीके से चप्पल के आकार के जैसा होती है, चप्पल के आकार के जैसा होता है। इसकी पैरामीशियम की जो आकृति है इस चप्पल के आकार के जैसा होता है, इसीलिए पूछता है कि कौन सा ऐसा एक कोशिकीय जीव है जिसकी आकृति चप्पल के आकार के जैसा होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा पैरामीशियम। अगला है बैक्टीरिया। ये तो बहुत खतरनाक है बैक्टीरिया। अगर पूछा जाए कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरे पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है, तो बैक्टीरिया। कहाँ है, बैक्टीरिया की। मतलब जहां जीवन संभव नहीं है वहां भी बैक्टीरिया है। सूर्य के पास आप समझ सकते हैं, सूर्य पूरा प्लाज्मा अवस्था में है, वहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, फिर भी वहां बैक्टीरिया है। जहां न्यूनतम मान संभव होता है -273 डिग्री सेल्सियस, वहां भी बैक्टीरिया संभव है। तो सबसे ज्यादा क्या है, बैक्टीरिया है। इस ब्रह्मांड में सबसे अधिक बैक्टीरिया है। आगे आते हैं, इसको पर्यावरण का सफाई कर्मी भी बोला जाता है, बैक्टीरिया को, और कवक को भी इसको पर्यावरण का सफाई भी बोला जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब गाड़ी चलती है तो रास्ते पर बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया, एक्सीडेंट हो जाता है, मर जाता है, वो वहीं पर पड़ा रहता है। तो वातावरण में जितने भी बैक्टीरिया है उसको क्या करते हैं, खा जाते हैं, भक्षित कर जाते हैं। कवक क्या करते हैं, उसको भक्षित कर जाते हैं, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अगर समझिए कि बैक्टीरिया अगर न रहे तो क्या होगा, ये बैक्टीरिया अगर नहीं रहेगा ना तो पृथ्वी खत्म हो जाएगा। कवक नहीं रहेगा, पृथ्वी खत्म हो जाएगा। बैक्टीरिया में इतना पावर है कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिसको मेडिसिन के रूप में प्रयोग किया जाता है, एंटीबायोटिक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। समझ रहे हैं ना। चलिए आगे बात करते हैं। अब क्लेमाइडोमोनास के बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये इसमें नीचे एक दिया हुआ उदाहरण बहुत अच्छा कहा है कि इन जीवों की एक कोशिकीय जीव कहते हैं। इन सब एक कोशिकीय जीव है, ऐसे भी हम वो लिख भी दिए हैं। फिर कह रहा है इन सजीवों को एक कोशिकीय जीव कहते हैं। इसके अतिरिक्त बहुकोशिकीय जीवों में अनेक कोशिकाएं सम्मिलित होते हैं। बहुकोशिकीय पूछ रहा है, ध्यान समझिएगा। ये तो हमने आपको एक कोशिकीय जीव बताया, एक कोशिकीय जीव यूनिसेलुलर। अब पढ़ेंगे मतलब बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव मतलब उसमें सबसे ज्यादा क्या होगा, सेल होगा। तो आप थोड़ा समझिएगा, हमारा बॉडी है, हमारा बॉडी पूरे कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। उसके बाद हर कोशिका हर अंग का निर्माण करती है। अलग अलग कोशिकाओं अपना अलग अलग अंग का निर्माण करती है। जैसे आंख की कोशिका अलग है, नाक की कोशिका अलग है, हृदय की सेल अलग है, ब्रेन की सेल अलग है। तो जितने भी हमारे बॉडी में अंग है वो अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं और उनका कार्य भी क्या है, अलग अलग है। मान लीजिए जिस कोशिका का कार्य आंख को बनाना है, क्या वह कोशिका हृदय को बनाएगा, दिल को बना देगा? नहीं बना पाएगा। यानी जिसका जो कार्य वही करेगा। आप बताइए जो डीएम का कार्य है क्या वो मुख्यमंत्री का काम करेगा? नहीं करेगा। उसी तरीके से हर चीज का अपना एक कार्य है। तो इसमें दिया हुआ है बहुकोशिकीय। हम एक एक लाइन को क्लियर कर रहे हैं। अगर आपके पास एनसीईआरटी हो तो आप एनसीईआरटी लेकर बैठ जाइए और एक एक लाइन को पढ़िए और आप
एक और चीज हम आपको बता देना चाहते हैं, कुछ समय बाद ये क्लास लाइव भी होगा, ताकि आप आराम से पढ़ सके, लाइव पढ़ सके, समय का बचत भी होगा। आपके सामने एनसीईआरटी रहेगा, हम उसके एक्सप्लेनेशन करेंगे और आप उसको अच्छे तरीका से पढ़ सकते हैं। और जहां ना समझ में वहीं पर यानी एनसीईआरटी की बुक पर क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। जब आप उसको पढ़े, रिवीजन करें, ताकि उसको रिवीजन करने में क्या हो, सहूलियत हो। चलिए देखिए, अभी हम कोशिकांग के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि कोशिकांग के बारे में पढ़ेंगे ना तो समझिए कि कोशिकांग को बताने में हमको कम से कम 4 घंटा लगेगा। कोशिकांग को बताने में, कोशिकांग का मतलब केंद्र के बताना है, राइबोसोम के बारे में बताना है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताना है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताना है, लाइसोसोम के बारे में बताना है, गोल्जी बॉडी के बारे में बताना है, न्यूक्लियोलस के बारे में बताना है, कोश के विभाजन के बारे में बताना है, सेंट्रोसोम के बारे में बताना है, हर एक चीज के बारे में बताना है, प्लास्टिड के बारे में बताना है। तो काफी लंबा समय लग जाएगा। लेकिन हम आपको बोल रहे हैं, एक वादा दिला रहे हैं कि जो हम ये सीरीज शुरू किए हैं एनसीईआरटी का, हम एक एक टॉपिक क्लियर करेंगे, एक एक टॉपिक। और एनसीईआरटी का एक टॉपिक भी नहीं छूटेगा, एक शब्द भी नहीं छूटेगा। और एनसीईआरटी को पढ़कर, साइंस को पढ़कर जब आप एग्जाम में बैठिएगा तो आपको एक अलग अनुभव होगा, एक अलग अनुभव फील होगा। आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। चलिए बहुकोशिकीय, थोड़ा सा आते हैं बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय, देखिए बहुकोशिकीय का मतलब क्या होता है, यानी कि अनेकों कोशिकाओं से मिलकर बना हो। क्या बना हो, अनेकों कोशिकाओं से मिलकर, अनेकों कोशिकाओं, अनेकों कोशिकाओं से मिलकर यह बना होता है क्या, बहुकोशिकीय। हमारा शरीर क्या है, बहुकोशिकीय है। प्लांट क्या है, बहुकोशिकीय है। जंतु क्या है, बहुकोशिकीय है। कवक क्या है, बहुकोशिकीय है। ये जितने भी हम आपको बताएं ये सब क्या है, बहुकोशिकीय है। अब बोलिएगा सर वायरस क्या है, तो वायरस एक अपवाद है, वो सजीव भी है और निर्जीव भी है। इसीलिए सजीव और निर्जीव के बीच का क्या कहते हैं, कड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, कड़ी कहते हैं। तो जैसे एग्जांपल दिया हुआ, किसमें दिया हुआ, एनसीईआरटी में दिया हुआ, क्या तो कवक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, पादप दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, जंतु दिया हुआ है। ठीक है, कवक जिसको हम लोग फंगी बोलते हैं, पादप आपके अगल बगल में होगा, और जंतु श्रेणी में हम लोग खुद आते हैं। जंतु श्रेणी में हम लोग खुद आते हैं। बोले सर हम लोग जंतु, जी जी हाँ, बायोलॉजी में हम लोग जंतु श्रेणी में आते हैं। ठीक है, कवक के बारे में आपने जाना होगा, ये फंगी है, जहां सड़ गल जाता है वहां आराम से निकलता है कवक। कुछ ऐसे, जैसे मशरूम भी क्या एक प्रकार का कवक है, तो कुछ ऐसे मशरूम भी है हम लोग अपने भोजन के रूप में उसे क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक, पादप के बारे में आपको तो जानकारी ही है, क्योंकि देखिए हम पादप के बारे में हम लोग बोटनी जब पढ़ेंगे ना, बोटनी, तो उसके बारे में एक एक चीज के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट के बारे में, उसके आकारिकी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, आगे विभाजन भी पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद जंतु कोशिका, पूरे जंतु कोशिका ही पढ़ना है हम लोग को। बायोलॉजी क्या है, जंतु कोशिका ही है एक तरीका से देखा जाए, हर एक चीज के बारे में पढ़ना है इसमें। चलिए अब आगे थोड़ा सा हम बढ़ते हैं अपने सेशन को लेकर। चलिए जहां जहां समझाने वाला चीज है वहां वहां हम बहुत अच्छे तरीका से क्या करेंगे, समझाएंगे। अब देखिए यहाँ कुछ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि कोशिकाओं की आकृति और आकार उनके विशिष्ट कार्य के अनुरूप होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोशिकाओं की आकृति और आकार, कोशिकाओं की आकृति और आकार उनके विशिष्ट कार्य के अनुरूप, कोशिकाओं की आकृति और आकार उनकी विशिष्ट कार्य के ऊपर निर्धारित करता है। मान लीजिए आंख की जो हमारी कोशिकाएं हैं उसका कार्य अलग है। जैसे आंख में रॉड सेल हम लोग पढ़ते हैं, कॉन सेल पढ़ते हैं, तो उसका काम अलग है, उसका एक विशिष्ट कार्य है। उसका क्या है, विशिष्ट कार्य है। ब्रेन में जो कोशिका है उसका काम अलग है। जैसे न्यूरॉन सेल हम लोग पढ़ते हैं, उसका कार्य अलग है।
जैसे कि लीवर में भी सेल है, हेपेटिक सेल। हेपेटिक सेल लीवर का निर्माण करता है, उसका कार्य अलग है। तो हर सेल का कार्य अलग है और उसकी जो आकार और उसकी आकृति है उसके कार्य पर निर्भर करेगी, उसके कार्य पर निर्भर करेगी। कोई कोशिका बड़ा होगा, यानी कि जिसका कार्य जितने ज्यादा होगा उसकी कोशिका काफी बड़ी होगी। जिसका कोई काम नहीं है यानी कार्य बहुत कम है, उसकी आकार छोटा होगा। तो आकार छोटा बड़ा अमाप जो है वो परिवर्तित होते रहेगा। किसके अनुसार? तो कार्य के अनुसार। किसके अनुसार? कार्य के अनुसार। अब बोलिएगा सर क्या जंतु कोशिकाओं में कोशिकाओं की संख्या निश्चित होती है? तो नहीं, ध्यान समझिएगा। जंतु कोशिकाओं में यहां पे लिख देते हैं, जंतु कोशिका हो गया या कोई भी कोशिका हो गया या पादप ले सकते हैं। ये जो कोशिकाओं की संख्या होती है, कोशिकाओं की संख्या वो क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न होती है। कैसे? अब आप बताइए, एक गुलाब का पेड़ है, छोटा मोटा गुलाब का पेड़ है जिसको झाड़ी भी कहा जाता है। तो गुलाब का एक पेड़ है और एक बरगद का पेड़ है। तो क्या जितना सेल गुलाब को पेड़ को बनने में लगा होगा उतना ही सेल बरगद के पेड़ को बनाने में लगा होगा? आंसर क्या है? नहीं। जैसे एक बिल्डिंग है जो फर्स्ट फ्लोर तक बना हुआ है और एक बिल्डिंग है जो फोर्थ फ्लोर तक बना हुआ है, क्या ईंटों की संख्या दोनों में समान होगा? नहीं ना होगा। वैसे ही ये भी है। अब मान लीजिए एक चींटी है और एक हाथी है, दोनों में अंतर है शरीर के आकार पे, संख्या भी अलग अलग। उसी तरीके से जंतु और पादप में जो कोशिकाओं की जो संख्या और निर्भर किस पर करती है? तो उसके आकार पर। किस पर? तो उसके आकार पर निर्भर करती है। या तो कोई दिक्कत हो ही नहीं चाहिए। तो अब देखिए इसके बाद हम पढ़ेंगे कोशिकांग। कोशिकांग का मतलब कोशिका के अंदर एंट्री करेंगे। कोशिका झिल्ली क्या है, कोशिका भित्ति क्या है, कोशिका द्रव्य क्या है, केंद्रक द्रव्य क्या है, उसके अंदर जो कोशिकांग है वो क्या है, उनकी कार्य क्या है, खोज किसने किसने किया, इसके बारे में हम लोग कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। और आपको जो एनसीईआरटी के जो हम सीरीज शुरू किए हैं क्लास 9th और 10th का शुरू मतलब पूरा कंप्लीट करेंगे। तो हम चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, साइंस पढ़ना चाहते हैं, एक अलग अंदाज में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आप जब अपने से एनसीईआरटी पढ़िएगा अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप शब्द को नहीं पकड़ सकते। हम उस शब्द को डिफाइन कर रहे हैं। अच्छा, हम उस शब्द को डिफाइन कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके और एग्जाम में जब आपके पास मतलब क्वेश्चन है तो इजीली उसको क्या कर सके, सॉल्व कर सके। तो आप इस वीडियो को जितना शेयर करना है शेयर करिए, स्टेटस पर लगा दीजिए ताकि लोग एनसीईआरटी पढ़े और अपने एक नया नजरिया दे साइंस के प्रति। बहुत बच्चों को साइंस से डर लगता है, सर साइंस का क्वेश्चन आता है, लंबा लंबा क्वेश्चन आता है, डर जाते हैं। लंबा क्वेश्चन इसमें की पॉइंट छुपा रहता है, उसको ढूंढना पड़ता है और वो एनसीईआरटी में ही मतलब उपलब्ध है, एनसीईआरटी से ही क्लियर हो पाएगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं इस वीडियो को पूरा शेयर करिए। हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए। दूसरा कमेंट करिए। आप जब कमेंट करते हैं तो उस कमेंट को हम पढ़ते हैं। हाँ, लगता है कि आपका कमेंट में एक जोश, एक जुनून, एक एनर्जी है। उसी जोश और जुनून एनर्जी के साथ हम अगला वीडियो क्या करते हैं, बनाते हैं, ताकि आपके पास वो वीडियो अच्छे तरीके से पहुंच सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।